हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, जो कि है आपकी गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा किया। उसके बाद हम इसके दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक तो हमने एक लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली, और दूसरा हमने केस किया कि एक प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली। साथ में हमने बहुत सारे केसेस किए कि अगर आपकी कंडक्टिंग प्लेन शीट है तो ई की वैल्यू क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग है तो ई की वैल्यू क्या होगी, अगर दो पैरेलल प्लेट है तो ई की क्या वैल्यू होगी। ये सब हमने कवर किया बहुत ही बढ़िया तरीके से, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी तक का बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आप पुराने वीडियोस देख के नहीं आ रहे हैं तो स्टूडेंट, तो आप इन वीडियोस को दोबारा देख के आइए, ताकि यहाँ पे जो आज हम वीडियो पढ़ने जा रहे हैं और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब आप गॉस थ्योरम का लास्ट आपका एप्लीकेशन बचा है, कि जिसमें हमको एक स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको कई बार क्वेश्चनों में छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स, आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जो भी आपको डिफिकल्ट पार्ट लगता है 11th-12th की फिजिक्स में, और साथ हमने 9th और 10th में स्टार्ट किया, जिसमें हम हफ्ते में 2 दिन मैं 9th की क्लास, हफ्ते में 2 दिन मैं 10th की क्लास, और 5 डेज में आपको 11th और 12th की क्लास दे रही हूँ। और वो भी कंप्लीट एनसीईआरटी पे बेस्ड कोर्स, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा इस तरह से, कि आपको पूरा कोर्स आपको यूट्यूब में मिल रहा है। तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक आपको टफ लगते हैं, जिनको मैं आगे और आप उनके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी क्या नीड है, ठीक है। अदरवाइज मैं एक तरफ से पढ़ाते जाऊँगा तो मुझे कुछ आइडिया नहीं आएगा कि आप लोगों की खुद की क्या नीड है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले से एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी। ये कंसेप्ट है कि किसी क्यूब की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। किसी क्यूब में चार्ज है आपका और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। तो स्टूडेंट, जब आपके पास कोई क्यूब दिया हुआ है या क्यूब दिया है और इसमें कहीं पे कोई चार्ज है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये फ्लक्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग केसेस में अलग अलग आता है। कहने का मतलब, अगर क्यू की पोजीशन, चार्ज की पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो फ्लक्स भी क्या होता है आपका, डिफरेंट आता है। तो उसी को मैं आपका समझाने जा रही हूँ। तो पहला केस है आपका, टॉपिक है आपका फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है क्यूब के, और यूज हमने क्या करना है, गॉस थ्योरम, जो कि क्या है आपकी फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस या इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट, अगर किसी क्यूब के सेंटर पे अगर क्यू चार्ज है तो हमें इससे रिलेटेड फ्लक्स निकालना है कि कितना इससे फ्लक्स निकल रहा है। तो ये आपका सीधे सीधे गॉस थ्योरम अप्लाई की, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा आपका, सीधे हमने गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अब अगर आपके किसी फेस के सेंटर पे अगर आपका चार्ज रखा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमारे पास ये है, लेकिन क्यूब ना हो गया, क्यूबॉइड है, तो आप ये सपोज कर लीजिए, इसे क्यूब की तरह ही कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि 3D फिगर मैं यहाँ पे बना नहीं सकती हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे 3D फिगर को, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आपके किसी फेस के सेंटर पे अगर आपका चार्ज है, सपोज यहाँ पे आपका कोई चार्ज है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक फेस के सेंटर पे आपका चार्ज है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो स्टूडेंट, होगा तो इससे टोटल फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा, लेकिन क्योंकि वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके दो क्यूब्स में बटेगा। कैसे? इसको कवर करने वाला, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है, 3D चार्ज सपोज कर लो, एक स्फेरिकल शेप का चार्ज सपोज कर लो, तो वो सिर्फ इसी क्यूब में नहीं होगा, क्योंकि वो 3D फिगर तो थोड़ा बाहर को आपका उभरा हुआ होगा, तो वो सिर्फ इसी क्यूब में नहीं होगा, बल्कि इसके बाहर से भी एक क्यूब लगाना पड़ेगा हमको, तब ये वो दोनों जो आपके क्यूब होंगे इस चार्ज को पूरी तरह कवर करेंगे। इसका मतलब टोटल तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि लेकिन हमें केवल एक ही क्यूब दिया हुआ है, तो इससे जो जाने वाला जो फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स हो जाएगा वो आएगा आपका क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट में केस में, अगर आपके किसी एज के सेंटर पे आपका चार्ज होगा तो क्या होगा, किसी एज के, आपको पता है ये एजेस होती हैं इसकी, ठीक है, ये जितनी भी आपको साइड्स जिसे हम नॉर्मली कहते हैं वो यहाँ पे एजेस होती है। इसके सेंटर पे अगर आपका कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तब की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई 3D चार्ज रखा है, टोटल जो फ्लक्स वो प्रोड्यूस करेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखिए, इसको कवर करने के लिए खुद ही आप इमेजिनेशन करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इमेजिन करेंगे क्या हो रहा है आपका। तो ये वाला जो स्फेयर है बेटा,
इस स्फीयर, ये स्फीयर आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड है? एक क्यूब ये एक बगल से आएगा और दो ऊपर से आएंगे। कहने का मतलब ये वाला चार्ज जो अपना फ्लक्स को कितने में डिवाइड करेगा? 1/4 में। मतलब कहने का मतलब इस वाले क्यूब में कितना चार्ज जाएगा, सॉरी कितना फ्लक्स जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/4 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा आपका फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स, मतलब क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। लास्ट में आपको दिया है कि क्यूब आपका क्यूब के किसी कॉर्नर में आपका अगर चार्ज है तो क्या होगा? तो आप दोबारा इसे सपोज करिए यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, टोटल तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही प्रोड्यूस करेगा यहाँ का चार्ज, लेकिन इस चार्ज को सराउंड करने के लिए हमको कितने क्यूब चाहिए हम ये कंसिडर करेंगे। तो एक तो ये ऑलरेडी है, एक इसके बगल वाला, तो एक इधर वाला और एक इधर वाला, 4 के, समझ में आ रहा है ना? 4, इसका आधा पार्ट तो ये कवर करेंगे, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए आपके, ठीक है। और ऊपर का हाफ पार्ट कवर करेंगे इसके ऊपर वाली जो आपके इसके ऊपर क्यूब आएंगे, 1 2 3 4, 4 आपके क्यूब नीचे होंगे और 4 क्यूब्स आपके ऊपर होंगे, तो ये पूरी तरह से सराउंड होगा। मतलब एक क्यूब में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/8 पार्ट जा रहा होगा, क्योंकि ये 8 क्यूब से सराउंड है, इसलिए एक क्यूब की अगर हम बात करें तो एक क्यूब में कितना जा रहा होगा आपका? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो आएगा आपका क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है और कभी कभी आपको डिफिकल्टी भी करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैंने आज को आपको ये बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से करिए, और भी इसको एडवांस बना सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे और भी एडवांस किस तरह से आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं गॉस थ्योरम के थर्ड एप्लीकेशन में। सो स्टूडेंट हम एप्लीकेशन 3 में आते हैं, और एप्लीकेशन 3 में आपसे क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। देखो एनसीईआरटी में आपको, सॉरी ये जो आपका सिलेबस मेंशन होता है क्लास 12 का, ये मैंने आपका साइड पे लगा दिया है। इसमें आपका लास्ट टॉपिक यही है आपका, उसमें आपको एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इनसाइड एंड आउटसाइड। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इस पर डिफरेंस समझिए। स्फेरिकल सेल, पहली बात तो एक होता है स्फेरिकल सेल और एक होता है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल और एक वर्ड होता है हॉलोस्फीयर, और एक होता है आपका सॉलिड स्फीयर। थोड़ा सा डिफरेंस समझना है, क्योंकि इन तीनों के जो रिजल्ट है हमको आते हुए भी हम मतलब हमें कहते हैं कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसका रिजल्ट कौन सा है करके। वैसे आपके कोर्स पे सिर्फ ये है स्फेरिकल सेल, लेकिन स्फेरिकल सेल को ही हम हॉलोस्फीयर भी कहते हैं। तो कहीं कभी आपका हॉलोस्फीयर लिखा है तो कंफ्यूजन में नहीं आना है कि हॉलोस्फीयर तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्फेरिकल सेल और हॉलोस्फीयर समझता है कि आपके पास एक स्फेयर होगा जो अंदर से क्या होगा? हॉल होगा, खोखला होगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया? हॉलोस्फीयर है स्फेरिकल सेल। लेकिन सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? एक स्फेयर होगा, यहाँ पे खोखला है, तो उसके अंदर भी क्या होगा? मटेरियल होगा, तो वह आपका सॉलिड स्फीयर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखिए रिजल्ट किस किस के सेम होता है। सपोज आपके पास, अब देखो दो चीज होती है, एक होती है कंडक्टिंग और एक होता है नॉन कंडक्टिंग। जैसे मैंने लास्ट वाली क्लास में जो लास्ट वाला टॉपिक में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, मतलब कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग मतलब जो नॉन कंडक्टर है। जो कंडक्टर होता है उनमें चार्ज क्या होता है? फ्लो होता है, चार्ज मूव कर सकता है, हमेशा सरफेस में आकर रहता है। तो कंडक्टिंग के केस में अगर कोई आपका स्फेरिकल सेल या हॉलोस्फीयर होगी, दोनों सेम है, हाँ एक ही चीज बोलूंगी मैं। अगर आपके पास क्या है? स्फेरिकल सेल है, तो उसमें क्या होगा? चार्ज सारा का सारा कहाँ होगा? सारा का सारा चार्ज होगा वो बाहर होगा। अगर इसके केस में कोई सॉलिड स्फीयर भी है, तो सॉलिड स्फीयर चाहे अंदर से उसमें मटेरियल है, ऑल्दो इस पे जो होगा चार्ज आपका बाहर ही ऐसे स्प्रेड होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, तो उसका काम क्या होता है? सरफेस में आकर सारा चार्ज रहता है, ठीक है। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग का केस लूं, नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता है, तो नॉन कंडक्टिंग का केस लूं और स्फेरिकल सेल की बात करूं, स्फेरिकल सेल की। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग भी है, अगर इसमें चार्ज की बात, इसमें चार्ज है, हमें पता है चार्ज मूव नहीं करेगा, फिर भी अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं, तो अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, तो चार्ज अभी भी ऑब्वियसली कहाँ रहेगा? बाहर ही रहेगा। समझते ना, एक खोखली बॉल है और मैंने उसको चार्ज दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बीच के हवा में रहेगा वो, बीच में जहाँ पे वैक्यूम है या सॉरी वैकेंट है जहाँ पे, तो वहां भी रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो चार्ज अभी भी कहाँ रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर ले लूँ कंडक्टिंग के केस में, सॉलिड स्फीयर, तो क्योंकि इसमें अंदर मटेरियल है तो चार्ज अभी जरूरी नहीं कि बाहर ही रहेगा, आपका अंदर भी रहेगा, चार्ज अंदर भी आपका रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको इतना सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, देखिए आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑल्दो आपके केस आपकी क्लास में सिर्फ स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर दिया है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सेल, इन तीनों का बिहेवियर सेम है। समझ में आ रहा है किसका? कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर वो भी कंडक्टिंग वाला, इन तीनों का बिहेवियर सेम है। तो एक रिजल्ट हम पढ़ेंगे और तीनों केस सेम रहेंगे। कहने का मतलब हमारे उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है स्फेरिकल सेल। ठीक है, कंडक्टिंग चार्ज लिखा है तो कंडक्टिंग, ऐसे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ नहीं लिखा है, तो एक तरह से स्फेरिकल सेल का केस हमें दिया हुआ है, तो इसमें ये भी आपका खुद इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इन तीनों के जो रिजल्ट है वो सेम है। लेकिन इसका रिजल्ट सॉलिड स्फीयर का, वो भी कैसा सॉलिड स्फीयर? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस अलग है, उसका रिजल्ट अलग आता है। अभी आपके 11th की क्लास के हिसाब से, 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से जो आपका गिवन है आपका सीबीएसई बोर्ड में, उसके हिसाब से तो आपका ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जो मैं अभी आपको कराने जाऊंगी डायरेक्शन, वो तीनों के लिए वैलिड है। क्या? कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो कहीं पे अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखा है या कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल लिखा है या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल लिखा है या फिर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर लिखा है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर लिखा है, ऑल आर सेम। ठीक है, नोट करके रख लो ये सारी चीजें क्या है, ये 1 2 3 और इसके स्फेरिकल सेल जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हॉलो स्फीयर लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आएंगे तो हम एक साइड से हम तीनों का प्रूफ कर रहे हैं, कोई सा भी प्रूफ आएगा यही करना है। लेकिन एक्चुअल में आपके इसमें क्या स्फेरिकल सेल है तो ऐसा मेंशन होगा तो नहीं, अगर हो गया तो वही चीज है, सेम यही चीज है। ठीक है, कह रहा था रिजल्ट सेम आएगा इसका भी, क्योंकि चार्ज ही बाहर है तो क्या रिजल्ट चेंज होगा, ये बात समझ में आएगी। और स्फेरिकल सेल लिखा है या हॉलो स्फीयर लिखा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों सेम चीजें। तो स्फेरिकल सेल में याद रखिए, स्फेरिकल सेल में चाहे आपको कंडक्टिंग कहे या नॉन कंडक्टिंग, दोनों केस सेम ही है, तभी इसने मेंशन नहीं किया कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज बाहर ही रहना है। प्लस ये किसका प्रूफ भी है? सॉलिड स्फीयर। कब? जब केस कैसा है? कंडक्टिंग, क्योंकि इसमें भी आपका चार्ज है बाहर ही जाएगा कंडक्टर होने की वजह से। ये बात समझ में ना, ये बेसिक था, ये आपको समझ में आया। अब हम करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, तीनों केसेस में सबसे ज्यादा सिंपल है। अभी आपको क्या दिया है? एक सॉलिड स्फीयर, सॉरी एक स्फेरिकल सेल, आपका स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर, या हम कह सकते हैं स्फेरिकल सेल। जैसे मैंने स्फेरिकल सेल लिखा है ना, मैं हॉलो स्फीयर भी लिख देती हूँ, इससे आप समझ जाना कि यही क्या होता है, हॉलो स्फीयर भी होता है। ठीक है, ऐसे आपको दिया है और आपसे पूछा है कि एक पॉइंट पी दिया है, इस पॉइंट पी पे आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। आपको गिवन होगा यहाँ पे सेंटर ओ, और यहाँ से और इस जो भी स्फीयर है इसकी रेडियस दी होगी कैपिटल आर, और पी पॉइंट की डिस्टेंस दी होगी यहाँ से कितनी है, ये आपको बताया होगा। ठीक है, आपको दिया है स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल गिवन होने का मतलब आपको दिया है सेंटर ओ कहाँ पे है और इसकी रेडियस कितनी है। आपको दिया पॉइंट पी जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये आर डिस्टेंस दी होगी। तो क्योंकि आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करके ये आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसकी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। और पहले आपको पहले दिन ही जब गॉसियन सरफेस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि किसी स्फीयर की जो गॉसियन सरफेस होती है वो अगेन क्या होती है, एक स्फीयर ही होती है। तो आपने आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे 2D बना रहे हैं तो ये आपको सर्कल जैसा दिखेगा, लेकिन ये क्या है, स्फीयर है। तो यही इसकी क्या होगी, आपकी गॉसियन सरफेस। ये इसकी आपकी क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब स्टूडेंट हमारा काम क्या होता है, हमें लगानी होती है क्या, गॉस थ्योरम। तो साइड में गॉस थ्योरम लिख लेते हैं। आपको अप्लाई करनी है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, ये आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्योंकि कर्व्ड सरफेस है तो हम पहले क्या करेंगे, छोटा फ्लक्स निकालेंगे जो कि होता है ई डॉट डी ए। कई बार कर लिया है, तो हमने कहा कि हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया यहाँ पे
ये वाला एरिया जो आपकी गॉसियन सरफेस होगी ना, उसमें आपने कोई एरिया ले लिया, ठीक है, उसका एरिया ले लिया। इसको हमने, इस एरिया को हमने कह दिया DA। हमने कहा कि जो DA की डायरेक्शन है वो भी यही है, और क्योंकि ये यहाँ पे चार्ज है, चार्ज कहाँ पे होगा अभी आपका, ठीक है, सॉरी, चार्ज स्फेरिकल बॉडी के यहाँ होगा आपका सारा चार्ज, क्योंकि कैसा है, स्फेरिकल सेल है और कंडक्टिंग है, तो सारा चार्ज कहाँ होगा आपका, यहाँ ही होगा। वैसे भी अगर ये खोखली नहीं है तो सारा चार्ज सरफेस पे ही होना जरूरी है। तो क्यू चार्ज है, रोटर का चार्ज क्यू, ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये चार्ज की वजह से जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि अगर हम आपसे देखें पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको रिपेल करेगा, तो ये की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, DA ले लिया। DA क्या हो गया था आपका, स्मॉल एरिया एलिमेंट या सरफेस एरिया एलिमेंट। तो स्टूडेंट हमने क्या लिया, DA जो कि स्मॉल एरिया एलिमेंट है आपका, ठीक है। और फिर इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाले, फ्लक्स निकाले, छोटा फ्लक्स, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DA, जिसको हमने D5 कह दिया। ये बहुत बार कर लिया तो बहुत ज़्यादा इसको और मेंशन नहीं कर रही मैं। वो हो गया E डॉट DA, और क्योंकि E और DA के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो ये हो गया आपका E DA cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 आपका 1 होता है, तो ये हो गया आपका E DA, ठीक हो गया। इसे क्वेश्चन 1 कहना, ये गॉस थ्योरम आपकी, गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम है। इसे क्वेश्चन 2 कह दिया सपोज, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका D5 E डॉट DA, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या होता है, हमको निकालना होता है फ्लक्स। इंटीग्रेशन E डॉट DA करते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट DA करते हैं। तो इंटीग्रेशन E डॉट DA का मतलब सिंपल E DA, यहाँ पे दिख रहा है आपका सिंपल E DA। अब आपने क्या किया, E आपका कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो चार्ज है इसमें जितने भी आपकी गॉसियन सरफेस होती है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहती है। तो E आपका कांस्टेंट है, तो E आपका बाहर आएगा इंटीग्रेशन DA। अब इंटीग्रेशन DA का मतलब क्या है कि जितने छोटे छोटे ये लाइन एलिमेंट, सॉरी ये एरिया एलिमेंट है, उन सबको हमने ऐड कर दिया। एक स्फेरिकल बॉडी थी स्मॉल r रेडियस की, ठीक है, तो उसके सारे छोटे छोटे एरिया को आपने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, वो r रेडियस का जो स्फेयर था उसका सरफेस एरिया बन गया, उसका सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया होता है कितना, 4πr²। किसी भी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। और ये हम बात ही किसकी कर रहे हैं, r रेडियस के गॉसियन सरफेस की। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 4πr², ठीक है। ये जो वैल्यू पुट निकली हमारी, इसको हमने गॉस थ्योरम में पुट कर दिया। तो गॉस थ्योरम में पुट करके आपका कितना आ गया, E × 4πr²। क्यू नेट कितना है, टोटल Q ही है, तो ये हो गया Q नेट मतलब Q/ε0, या E यहाँ से कितना आ गया, Q/4πε0r²। थोड़ा सा एडजस्ट किया इसको, तो ये बन गया आपका 1/4πε0 Q/r²। देखिए कुछ जाना पहचाना सा टर्म आया ना, ठीक है। जाना पहचाना सा टर्म क्या है, E = 1/4πε0 Q/r²। सेम टर्म आपको कहाँ मिलता है, सेम टर्म आपको कब मिलता है, जब आपका Q चार्ज कहीं पे है और R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितनी आती है, यही चीज़ आती है 1/4πε0 Q/r², या इसको ही कभी कभी हम K कहते हैं, तो K Q/r²। इसका मतलब समझते हो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि Q चार्ज यहाँ पे स्फेरिकल सेल के अब के पूरी सरफेस में स्प्रेड है, लेकिन ये Q चार्ज कैसा बिहेव कर रहा है कि वो यहाँ पे है। खुद ही सोचिए, अगर ये Q चार्ज इस पे ना होके इस पे होता, ये Q चार्ज, ये पूरा चार्ज Q मिला के यहाँ पे होता, तो ये R डिस्टेंस थी, तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो होता 1/4πε0 Q/r² ही होता। तो इसका मतलब समझ गए ना, कि इसका मतलब ये ऐसे बिहेव करता है कि जो सारा चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इट बिहेव्स एज द होल Q चार्ज इज
एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ऐसा बिहेव करता है कि क्यू चार्ज कहाँ पे, इसके सेंटर पे। ठीक है, अब इसी को, इतना समझ में आ गया होगा ना आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रूफ है। ये कौन सा केस चल रहा है? आउटसाइड का केस चल रहा है बेटा, खुद ही देखो, हमने जो पॉइंट लिया ये बाहर लिया है, तो कौन सा केस है ये? आउटसाइड द स्फेरिकल सेल वाला केस है। ठीक है, तो आउटसाइड द स्फेरिकल वाला केस, सेल वाले केस में क्या रिजल्ट आया? इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब इसको हम सिग्मा के टर्म में भी लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ए है, सिग्मा के टर्म में भी लिखते हैं। हमें पता है कि सिग्मा जो होता है आपका, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो मैं यहाँ मान लेती हूँ कि जो सिग्मा है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस स्फेरिकल सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सिग्मा का फॉर्मूला होता क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। तो ये इस पूरे का चार्ज में, पूरे में चार्ज कितना है? Q, और इसका एरिया कितना है? ये भी स्फेयर है ना, और इस स्फेयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। तो एरिया कितना हो गया? 4πr²। ठीक है, अब आप देखो जहाँ पे Q/4π है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे R² को ले जाओ, सिग्मा R²। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको Q/4π दिख रहा है, इस वाले टर्म को हमने लिख दिया सिग्मा R², और नीचे आ गया ε0 R²। मतलब सिग्मा के टर्म्स में हो गया ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला ए, इक्वेशन ए का ही सेम फॉर्मूला है, सिग्मा के टर्म में आ गया सिग्मा R²/ε0 R²। ठीक है, ये था आपका कैसा? आउटसाइड का केस। अब मैं लिखती हूँ, अब सेकंड केस लेते हैं, ये केस 1 था। सेकंड केस लेते हैं जब आपका केस 2, व्हेन, अब जो पॉइंट P है वो बाहर ना होके इसकी सरफेस में, कहीं पे, किसके सरफेस में? स्फेरिकल सेल पे। व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस, किसकी सरफेस पे? ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, इस केस में खुद बताओ क्या हो जाएगा? ये जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। हमने इसको इक्वेशन ए में पुट कर दिया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा R²/ε0 R²। R की जगह कैपिटल R पुट करा, R से R कैंसिल हुआ R² से, तो E कितना आ गया आपका? सिग्मा/ε0 कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे तो E किस पर डिपेंड कर रहा है? R² पे। बाकी चीज कांस्टेंट है, R² पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कोई सभी चीज कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है। ठीक है, ये आपका दूसरा केस आ गया एट द सरफेस वाला। थर्ड केस देखते हैं, जब पॉइंट P कहाँ है? देखिए बाहर की बात कर ली, सरफेस की बात कर ली, अब पॉइंट P इनसाइड द क्या है? स्फेरिकल सेल। तो पॉइंट P कहाँ है अभी? इनसाइड द स्फेरिकल सेल, अब देखिए जब स्फेरिकल सेल के अंदर होगा, तो ये कंडक्टर में बाद में पढ़ेंगे आप, कि अगर किसी कंडक्टर में क्या होता है, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे होता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है। इस वजह से अंदर जो होता है कोई भी चार्ज नहीं होता, Q0 होता है। Q0 होने की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। वैसे भी यहाँ देखो Q को 0 रख दो सीधे, तो E कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंस इनसाइड में क्या है? Q की वैल्यू 0 है, Q नेट 0 है, देयरफॉर E भी क्या होगा आपका? 0 होगा। देखिए 3 केस आ गए, 3 केसों में आपके रिजल्ट आ गए। पहले केस में रिजल्ट है 1/4πε0 Q/r², दूसरे में है E = सिग्मा/ε0। कौन सा केस? जब सरफेस पे है, और जब इनसाइड है तो E की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी पड़ता है ये टॉपिक। लेकिन अभी अधूरा है, हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं इसका, कि कैसे तीनों केसेस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ का इरेज कर रही हूँ, तीनों केसेस का एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं? E और R के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। E यहाँ है और R यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, ये है आपका सेंटर वाला पॉइंट। R = 0 है, मतलब जो आपकी स्फेरिकल सेल थी, यहाँ पे बना देते हैं स्फेरिकल सेल। ये जो स्फेरिकल सेल थी, ये इसके सेंटर वाला पार्ट है, O सेंटर है, तो R = 0 वाला पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है
खुद ही देखिए, ये वाला पार्ट किसको दिखा रहा है, आर इक्वल टू कैपिटल आर। देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट क्या है, आर रेडियस है ये, ठीक है। तो आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। और ये बाहर वाला जो पार्ट हो गया ये वाला, ये आउटसाइड हो गया। ये क्या है, स्फेरिकल सेल की आउटसाइड। तो यहाँ से बाहर को जितना भी पार्ट है वो क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड वाला केस है। और इसके अंदर वाला केस क्या है, इनसाइड वाला। ये वाला जो पार्ट है वो इनसाइड वाला है, स्फेरिकल सेल के अंदर वाला, ये वाला स्फेरिकल सेल के अंदर वाला, और यहाँ से आगे सारा आउटसाइड वाला। अब देखिए आर इक्वल टू 0 ये सरफेस वाला हो गया, ये इनसाइड वाला, ये सरफेस वाला, ये आउटसाइड वाला। डायग्राम से भी दिख रहा है आपको यहाँ, ये आपका सेंटर वाला, ये इनसाइड वाला और ये आउटसाइड वाला। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखो, ई आर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, क्यू भी कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या है, आपके 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। कब, आउटसाइड वाली केस में, ठीक है। सरफेस पे जब आपका पॉइंट है उस समय ये कांस्टेंट आ रहा है, पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट आ रहा है, और इनसाइड वाले पॉइंट में ये 0 आ रहा है। तो देखिए इनसाइड वाले पॉइंट में यहाँ जब है इनसाइड वाला केस, ठीक है, इस केस में आपका E0 आ रहा है। E0 मतलब ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा, ये 0 है आपका, पूरा 0 है, ठीक है, ये वाला। जब आपके सरफेस पे हम आए, सरफेस में क्या है, एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका ग्राफ आ रहा है दूसरा पॉइंट पे, सरफेस पे एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ये कांस्टेंट हो गया आपका। और आउटसाइड वाला केस है, दिख रहा है ना आपको, ये इनसाइड वाला केस है, ये सरफेस वाला केस है, और आउटसाइड में वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है इनवर्सली। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पैराबोला ड्रॉ होगा आपका, यहाँ पे ई डिपेंड कर रहा है 1/r स्क्वायर के। यहाँ ई क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ ई 0 है, और यहाँ ई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका तीनों केस का ग्राफ, आपका एक ही ग्राफ में आपने तीनों केसेस का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल। और ये थ्योरेटिकली, मतलब थ्योरी अगर हम देखी जाए तो चैप्टर 1 की लास्ट टॉपिक है। मैं आपको सिलेबस दिखा दे रही हूँ। सिलेबस में आप देखिए कि सारे के सारे टॉपिक आप खुद चेक कर सकते हैं। सीबीएसई का 2026-27 का सिलेबस है, हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने देखिए स्टूडेंट, कुछ टॉपिक हमने क्या करा था कि हर टॉपिक के साथ उसके जो न्यूमेरिकल थे थोड़े बहुत हमने करे थे साथ में, और मैंने कुछ टॉपिक मैंने छोड़े थे, और कुछ टॉपिक्स में मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराया था, और मैंने कहा था बाद में कंबाइंड न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अब हमारा काम क्या है कि कल हम आपके लिए एक फॉर्मूला सीट लेके आएंगे, मतलब सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ हम रिविज़न कर लेंगे इस चैप्टर के, और नेक्स्ट डे से हम 2-3 दिन क्लास कर लेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल और जो भी पीवाईक्यू आपके सीबीएसई के बनते हैं, और साथ में थोड़े थोड़े नीट और जेई के भी हम उसमें पीवाईक्यू आपको ऐड करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और देखते रहिए मेरे चैनल को, और हैव अ नाइस डे।